हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्षमा चाहता हूं थोड़ा विलंब के लिए, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार मेरे लिए तो कर ही सकते हैं। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि जल्दी आऊं, थोड़ी सी क्षमा जरूर चाहूंगा आप लोगों से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का चैप्टर जो हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चन किए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये दो चैप्टर जो हाल ही में हम लोगों को कंप्लीट करना है विक्रम हैब क्लासेस में, उस टॉपिक के क्वेश्चन मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूं। ये सिर्फ इसलिए है, दो चैप्टर एक साथ करवा रहा हूं, पहला ह्यूमन रिप्रोडक्शन और दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, लैंगिक जनन वाला जो पार्ट है, ह्यूमन मतलब मानव जनन, और दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं। अब इस चैप्टर को इसलिए करवा रहा हूं, पढ़ाया नहीं मैंने आपको, क्योंकि यदि आप यहां पर क्वेश्चन बनाने में सफल हो गए तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि सॉल्व नहीं होता तो जुड़ जाओ और तुरंत फिर विक्रम हैब क्लासेस में आज से ज्वाइन कर लेना। ये क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, डैम श्योर वादा है। ठीक है, तो इसलिए यदि ये क्वेश्चन बनते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बनते हैं इसके लिए फिर आपको लाइव मतलब वीडियोस को देखना है और उसके बाद आज ये बात है। और इसमें बहुत सारे बच्चे, हम लोगों को जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है, इन क्वेश्चंस को बताना है। ठीक है, सो आर यू रेडी? स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। तैयार हैं आप लोग आंसर देने के लिए? यस या नो? बोलो भाई, आप लोगों को तैयारी है? बिल्कुल, स्टार्ट किया जाए। चलिए 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 स्टार्ट करते। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? वेरी गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है कि नहीं? मेरी आवाज क्लियर है? यस यस यस, बहुत बढ़िया बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत जबरदस्त क्लास है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना और ध्यान से आंसर देना। चैप्टर 12 का क्लास 12 का चैप्टर 3 एंड 4 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उस पे हम लोगों को यहां पर क्वेश्चन देंगे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे आप लोग मुझे आंसर देंगे इसका। और सबसे बड़ी बात बताता हूं, ये वो क्वेश्चन है जो नीट में आ चुके हैं। तो जो बच्चे पहली बार 12 के क्वेश्चन को नीट के नजरिए से देख रहे हैं, उनके लिए एक सबक है कि आप देखिए कुछ इस प्रकार के सवाल नीट में आते हैं। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, जिन्हें मैंने थ्योरी पढ़ाई है, उन बच्चों को भी ये क्लियर हो जाना चाहिए कि नीट में ऐसे ही सवाल आते हैं जैसा मैंने पढ़ाया था। तो मेरी पढ़ाई में भरोसा अगर करना है या सीखना चाहते हैं तो ये क्लास जरूर ज्वाइन करिए और देखिए फटाफट आंसर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2018 के बाद के सारे क्वेश्चन मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के देने वाला हूं। आप लोगों से ये आंसर बन जाएंगे अगर, यदि तो आप बन गया अगर, तो नीट में समझ लो कि नीट भी मुट्ठी पे है। नीट भी फिर अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, इसलिए यहां पे ध्यान से क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन 2018 नीट 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनना है। सूची 1 में दिए गए शब्दों और सूची 2 में दिए गए इन दोनों के जो पद दिए हुए हैं, विकल्प में सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें से सबसे पहला पार्ट प्रचुरोद भवन प्रवस्था, ये कौन सी प्रवस्था होती है जिसमें प्रचुरोद होता है? स्त्रावी प्रोलिफरेशन होता है। स्त्रावी प्रवस्था जिसमें स्त्रावण होता है। उसके अलावा ऋतु स्त्राव मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इस कंडीशन पे इन तीनों में कौन कौन सी अवस्थाएं एकदम सही है? तो प्रचुरोद भवन अवस्था जिसमें प्रोलिफरेशन होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उस अवस्था को हम पुटकी अवस्था कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसे? पुटकी अवस्था, मींस इसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो एक ऑप्शन हो गया सेकंड। देखते हैं आंसर शीट करते हैं। स्त्रावी अवस्था को पीत पिंडक प्रावस्था कहते हैं। स्त्रावी अवस्था को ही हम मान के चलते हैं कि जिस अवस्था में पीत पिंडक मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा होता है, उसे हम पीत पिंडक अवस्था कहते हैं। ऋतु स्त्राव का मतलब होता है गर्भाशय के अंत स्तर का विघटन। जिस समय ब्लीडिंग से जनरेट हो रही होती हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि गर्भाशय की अंत स्तर मींस एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, ये विघटन हो रहा है, टूट रही है, बिखर रही है। सो परफेक्ट आंसर इज क्या सेट होगा? ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड, बी का हो गया थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, और सी का हो गया फर्स्ट। सो परफेक्ट आंसर इज ए। क्या लगता है, सही है हां या नहीं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, यहां पे आंसर हो गई है कि नहीं होगी? बताओ भाई, यहां पर ए ऑप्शन सही है कि नहीं है?
आंसर देना है भाई। वेरी गुड इवनिंग जितने भी स्टूडेंट हैं, मुझे प्रॉपर आंसर चाहिए, जितने भी बच्चे हैं। और मैं आप लोगों से आज बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2018 की तैयारी करवा रहा हूं। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन बनाने का मजा ही अलग है। जब क्वेश्चंस आपसे बनेंगे तभी तो आएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ हम बना सकते हैं नीट के सवालों को। नीट के सवाल आसमान के बाहर से नहीं आते हैं, ये सब यही बनाए जाते हैं और ऐसे ही कुछ सरल सवाल आते हैं। यदि आपने इसे मजे से पढ़ लिया तो आपसे सारे सवाल डन। समझ में आ रहा है? तो ध्यान लगाओ यहां पर और फटाफट आंसर दो जल्दी से अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से है। गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम है सहेली, एक प्रकार का क्या है वो? सहेली एक जो टैबलेट्स है, जिसे जो टैबलेट मतलब के तौर पर गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर लिया जाता है। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे वर्क करता है? क्या ये आईयूडी है? व्हाट इज आईयूडी? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। यदि आपको समझना है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर जरूर ज्वाइन करना, यदि नहीं पता है तो इसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कहते हैं। मतलब एक ऐसी युक्ति जो गर्भाशय के अंदर उपयोग की जाती है। क्या ये वो है? नहीं, ये गर्भाशय के अंदर उपयोग की नहीं जाती है। मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है एवं अंडोत्सर्ग को रोकती है। क्या यह बात सही हो सकती है? मान लेते हैं होती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्रहु को अवरुद्ध कर देती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। क्या ऐसा बात है? एक पश्च मैथुन अवरोध है। तो डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। परफेक्ट ऑप्शन इज अ बी। यहां पर मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है एवं अंडोत्सर्ग को रोक देती है, ठीक है। अंडों के रोपण को रोकती है। सहेली अंडोत्सर्ग को रोकती है, अंडोत्सर्ग के रोपण नहीं। बी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसका ज्यादा परफेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी नहीं, सी, ठीक है। बी ऑप्शन। इसमें एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाने का नहीं है, उसकी सांद्रता को कम करना है। एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ने से एस्ट्रोजन का नहीं होता है। सी ऑप्शन है। सहेली की वजह से अंतरोपण इम्प्लांटेशन रोक दिया जाता है, इम्प्लांटेशन रोक दिया जाता है। सो परफेक्ट आंसर इज अ सी ऑप्शन। मुझे ऐसा बिल्कुल सही यही लगता है। हो सकता है बी ऑप्शन भी आप लोग को लगता हो, लेकिन सी ऑप्शन मेरे हिसाब से ज्यादा करेक्ट है। गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है, ये बात सही है। उसको इम्प्लांटेशन को रोकने की कोशिश भी कर सकता है। और इसके अलावा मादाओं में एस्ट्रोजन की सांद्रता को बढ़ाती है और अंडोत्सर्ग को रोक देती है। एस्ट्रोजन की सांद्रता से अंडोत्सर्ग का कोई खास लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से लगाना है सवाल को। यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर पहला सवाल, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन जिसका नाम स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान से मेरी बात सुनना, ओके। एवं शुक्राणुयन जिसका नाम स्पर्मियोजेनेसिस है, में क्या अंतर होता है? तो बहुत सिंपल सी बात है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोगोनिया से लेकर आपका क्या बनना चाहिए, नीचे आखिरी ओवन तक, सेकेंडरी ओसाइट तक बनना चाहिए, ठीक है। स्पर्मेटिड तक बनना चाहिए। और बाद उसके बाद स्पर्मेटिड का मतलब जिसे शुक्राणु पुरुषु कहते हैं, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्शन जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। तो दोनों में क्या अंतर है हम यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1, शुक्राणु जनन में शुक्राणु के सर्टोली कोशिका से शुक्राणुजनक नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु बनते हैं। गलत, जस्ट अपोजिट है। शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु पुरुषु बनते हैं। ये भी गलत बात, शुक्राणु पुरुषु नहीं बनते। शुक्राणु जनन में शुक्राणु पुरुषु बनते हैं, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु बनते हैं। ये बात सही हो सकती है। शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, जबकि शुक्राणुयन में शुक्राणु की सर्टोली कोशिकाओं से शुक्रजन नलिकाओं की गुहिका में मोचन होता है। बिल्कुल नहीं, ये बात भी सही नहीं है। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस को प्रदर्शित करता है, ये स्पर्मिएशन है, ये स्पर्मिएशन है। स्पर्मियोजेनेसिस को मतलब ये होता है जिसे हम शुक्राणुयन कहते हैं। वहां पर एक कोशिका जो शुक्राणु पुरुषु है, मींस स्पर्मेटिड है, वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होगा। क्या कहते हैं? कुछ कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? यस या नो? पढ़ाया गया, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दिया है। यदि आप नहीं देखा है, आपने आंसर नहीं देखा है, आपको नहीं बन रहा इसका कॉन्सेप्ट लगाते, तो इसका वीडियो आपके चैनल विक्रम हैब क्लासेस में मैंने दिया हुआ है, फ्री में यूट्यूब में मिला है। जाओ पढ़ो, ऐश करो से। और ये क्वेश्चन जरूर बना डालना, ठीक है, कि स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हो सकता है। तो परफेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। लॉक कर दिया जाए ना, सी आंसर ही सही होगा। सबसे परफेक्ट आंसर सी ही होना चाहिए। आप लोग भी अपने ओपिनियंस को देते रहिए, अपनी कहानियों को बताते रहिए। हो सकता है कहीं अप डाउन हो जाए, मैं भी देखने में ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो आप लोग या जनता जनार्दन ही इसकी मालिक है। आंसर आप लोग को देना है, मैं तो सिर्फ ऐसे बड़बड़ करने आया हूं यहां पर।
ठीक है, तो आप लोगों को आंसर दीजिए और अगर कहीं पे गलत हुआ तब फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यह सवाल भी नीट 2018 के किसी सेट में आया था। तो 2018 में कितने सवाल आए थे इस चैप्टर से, देख रहे हैं? इतना जबरदस्त चैप्टर है, इतना ज्यादा वेटेज है नीट में इसका कि ये मजा आ जाता है बनाने में से। जब भी ये चैप्टर, और छूटना नहीं चाहिए, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए नीट में तो छूटना नहीं चाहिए। जो बच्चा इस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ दिया उसका समझ लो नीट में सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। इतना आसान चैप्टर अगर कोई छोड़ दिया तो कैसे चलेगा भाई? पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे और नीट भी क्रॉस करना पड़ेगा। इन तीनों में से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देयर आर नो प्लान बी, कोई प्लान बी नहीं है। नीट नहीं सिलेक्शन हुआ तो भी गड़बड़, नहीं पढ़े इस चैप्टर को तो भी गड़बड़, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा। केवल एक ही रास्ता है आपके पास। ठीक है, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सवाल सुनो। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा इस चैप्टर को मुझसे, उनके लिए क्या करना है? या तो आप विक्रम हैब क्लासेस में इसको अपडेट होने तक के लिए आप जुड़े रहो, और या तो फिर आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। उस पर ये चैप्टर्स वगैरह हो चुके हैं। नीचे लिखे हुए नंबर जो होते हैं उस पर आप कॉल करिए और आप हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हैं बशर्ते। लेकिन फिर भी हम यूट्यूब में फ्री में इसे पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, अगला सवाल। सगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करता है? सगर्भता मींस प्रेगनेंसी, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए अपरा मींस प्लासेंटा। कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? विच हार्मोन रिलीज बाय प्लासेंटा फ्रॉम प्लासेंटा इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? बहुत सारे बच्चे ए बी सी डी बाय कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलते हैं? HCG, इसका नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेट्रोपिक हार्मोन। यह ही वो हार्मोन है जो प्लासेंटा सबसे पहली बार बनाता है, और इसे चेक करके प्रेगनेंसी देखी जाती है। वो किट होता है ना, प्रेगनेंसी किट, उसमें यही पता चलता है ये हार्मोन उपस्थित है तो मतलब प्रेगनेंसी हो गई, और अगर नहीं हुआ है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, और अगर नहीं है मतलब नहीं हुआ है। आप लोगों को प्लेलिस्ट वगैरह मिलने लग जाएगा बच्चे लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा सारी चीज आपको अपडेट हो जाएंगी। ओके, अगला सवाल। HPL भी होता है? बिल्कुल होता है। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, जो मिल्क बनाने के लिए जिम्मेदार है, वो हार्मोन भी होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। एस्ट्रोजन भी रिलीज होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नहीं होता। ये आंसर गलत है। रिलैक्सिन सही है, रिलैक्सिन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं होता। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन भी नहीं होता है। HCG, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये भी नहीं होता है। तो इन सभी में अगर आंसर को देखा जाए तो परफेक्ट आंसर इज ए। बट एक बात अपने कॉन्सेप्ट में और ऐड कर लेना कि इसके अलावा एक और हार्मोन है जिसका नाम है रिलैक्सिन, ये भी रिलीज किया जाता है। समझ में आ रही है? तो ये 5 पॉइंट, ये 5 हार्मोन रिलीज होते हैं प्लासेंटा से मुख्य रूप से, इसलिए परफेक्ट आंसर होगा ए। परफेक्ट आंसर होगा ए। तो इसलिए ए की तरफ भी अपना पूरा ध्यान रखें। अगला सवाल क्या कहता है? और क्वेश्चन थे क्या इसमें? अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ध्यान से क्वेश्चन सुनो। स्तनपायी भ्रूण, स्तनपायी भ्रूण की बाह्य भ्रूणी झिल्ली उल्ब किससे बनती है? अब ये क्वेश्चन बताना है कि जो स्तनपायी मतलब भ्रूण, जो जिसके पास में मतलब स्तनधारी जो होते हैं, जिनके पास में भ्रूण बनता है, उसकी बाह्य भ्रूणी झिल्ली, भ्रूण के सबसे बाहर वाली झिल्ली जो है वो उल्ब किससे बनती है? मध्य जनन स्तर और पोषकोरक से, अंतः जनन स्तर और मध्य जनन स्तर से, बाह्य जनन स्तर और मध्य कोरक से, बाह्य जनन स्तर एवं अंतः जनन स्तर से। बाह्य भ्रूणी झिल्ली, भ्रूण के बाहर की झिल्ली, उल्ब मतलब कोरियन को कहा जा रहा है शायद, तो कोरियन की सबसे बाहर लेयर जो है वो मध्य जनन स्तर और हो सकता है कि पोषकारक के बीच में हो सकती है। पोषकारक मतलब ट्रोफोब्लास्ट ही उससे मर्ज होकर ये लेयर बनाता है। थोड़ा सा ज्यादा हिंदी हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर इसको मर्ज करके बोलेंगे तो गर्भाशय और एंडो जो आपका मतलब ट्रोफोब्लास्ट होता है, ये दोनों आपस में मिलके ही न्यूट्रिशन बनाते हैं और एक लेयर का निर्माण करते हैं। और अगर उल्ब मतलब कोरियन होता है तो वो आंसर सही होगा। हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे है। ऑप्शन मैंने आपको ट्रिक समझा दिया, आप अपने हिसाब से उसका आंसर जरूर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ए आंसर समझिए मेरे हिसाब से। बट अगर रॉन्ग हो सकता है, कॉज थोड़ा सा हिंदी समझने में मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है बस, तो इसलिए मुझे लगता है ए ऑप्शन होगा। मैंने उसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, आप उसे हिंदी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं।
ठीक है, कौन से पार्ट का है? ओके, कौन सा पार्ट? चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 12th का चैप्टर है, 12th का चैप्टर है। कल फिर हम लोग 11th के चैप्टर के लिए लेकर आएंगे। बट नीट के लिए आपको ये एमसीक्यूज बनाना जरूरी है, ये एमसीक्यूज के बिना कहानी नहीं बनेगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, ये थ्योरी वाला जो पार्ट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नीट में 40% से 50% मान्यता रखता है। कारण क्या है? आप कितना भी थ्योरी बना लो, कितना भी थ्योरी रट्टा मार लो। कई बच्चों को मैंने नीट की तैयारी करते हुए सुना 40 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, 50 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, और बायोलॉजी में कितना नंबर आया? 250, 220, 210, इससे ऊपर नंबर नहीं आता। क्या कारण है इसका? सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे थ्योरी तो 40 बार पढ़ लिए, लेकिन उससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये नहीं पता। उनमें ऑप्शन में आंसर कैसे सेट करना है, इस खेल की भूल भुलैया को कैसे बनाना है, ये लोगों को नहीं पता है। जिस दिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही कैसे निकालना है, तो बनेगा नीट का सवाल। आ रही बात समझ में? ये एक प्रकार की भूल भुलैया ही है। चारों ऑप्शन मिलते जुलते एक दूसरे से रहते हैं। कभी लगेगा ये आंसर है, फिर लगेगा ये आंसर है, फिर लगेगा ये, फिर ये। 75% गलत होने के चांस होते हैं। एक गलती, एक टिक गलत और आंसर गलत, नीट का सिलेक्शन गया। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए ये क्वेश्चंस बनाए बिना नीट नहीं निकल सकता, मेरा डैम श्योर वादा है। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि अगर आपको नीट निकालना है तो सर्वप्रथम आपको कोई सवाल करवाने हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाओ, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हमें किस आधार पर पढ़ाई, किस दिशा में पढ़ाई करनी है, कौन सा पार्ट हमारे सिलेबस के अंदर है, कौन से पार्ट हमारे सिलेबस के बाहर है। बहुत सारे बच्चों को नीट में यह भी सवाल रहता है कि हमें नीट के बाहर कहां से क्वेश्चन आएगा। तो मैं उनसे एकदम डैम श्योर कहने की कोशिश करता हूं कि आप सबसे पहले नीट एनसीईआरटी ही पढ़ो। और अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल के उठा के देख लो। अगर नीट में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में से 88 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आए तो पहले उसकी तैयारी करो ना दोस्त। वो 2 क्वेश्चन जो बाहर से आने वाले हैं उनको छोड़ो, करेंगे उसकी तैयारी भी करेंगे, लेकिन पहले 88 क्वेश्चन की तैयारी तो हम करें। इसलिए एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 3 बुक ऐसी हैं, ये 3 बातें ऐसी हैं जो नीट वाले बच्चे अगर अपने मतलब गांठ बांध के रख लें, अगर उसे रट लें तो समझ लो आपकी नैया पार। डॉक्टर बनोगे, बिकम ए डॉक्टर आप बनने वाले हो। अपने नाम के आगे आज से लिखना शुरू कर सकते हो अगर आप मेरी ये 3 बातें मानने को तैयार हो तो। और अगर नहीं तैयार हो तो फिर बेटा हो गया, सपने ही रहेंगे वहां पर। सेक चिल्ली के सपने देखो, हम डॉक्टर बनेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वैसा करेंगे, यही चलता रह जाए। सो एकदम टफ बात कह रहा हूं, अगर पढ़ना है, नीट निकालना है तो ये 3 बातें मान के रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक मींस हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, उससे कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, वो हार्मोन का नाम GnRH है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। उस पार्ट के बाद किस पर कार्य करता है ये GnRH? हाइपोथैलेमस इज अ हस्बैंड ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि के पतिदेव का नाम होता है हाइपोथैलेमस। जो हस्बैंड मतलब हाइपोथैलेमस साहब कहेंगे वही इस साहिबा को मानना पड़ेगा, मींस पीयूष ग्रंथि को मानना पड़ेगा। तो हाइपोथैलेमस का पूरा कंट्रोल किसी के ऊपर में है तो वो कंट्रोल है पीयूष ग्रंथि के ऊपर। उसे बताना है कि वो क्या करेगी, क्या क्या हार्मोन रिलीज करेगी, वो पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है। तो विच इज अ परफेक्ट आंसर? अग्र पीयूष ग्रंथि और LH एवं ऑक्सीटोसिन को स्त्रावण को उद्दीपित करता। हाँ बिल्कुल सही बात है। एंटीरियर एंटीरियर जिसे हम कहते हैं एंटीरियर, अच्छा इसके 2 भाग होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और ये पीयूष ग्रंथि सिर्फ एंटीरियर से ही, एंटीरियर पार्ट ही हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है। तो अग्र पीयूष ग्रंथि और LH एवं ऑक्सीटोसिन स्त्रावण के उद्दीपन करता है। नहीं अभी आंसर सेट नहीं करो, यही बात हो जाती है। अभी ऑप्शन हमने पढ़ा नहीं, आंसर सेट कर दिया। अग्र पीयूष ग्रंथि पर और LH और FSH के स्त्रावण को उद्दीपित कर सकता है। तो परफेक्ट आंसर इज अ B, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। आपने देखा मैंने बिना पढ़े सिर्फ पहला ऑप्शन पढ़ा और मैंने कह दिया यस, तो गलत हो गया ना। इसलिए आपको पूरा ऑप्शन, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद जाके आंसर टिक करना है। क्या पता चौथा ऑप्शन ज्यादा सही हो। यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ज्यादा सही आंसर की तरफ में आपको जाना पड़ेगा। तो ज्यादा आंसर सही जो होगा उसको आपको टिक करनी है। तो इसलिए मेरा आंसर इधर बी की तरफ में है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि में जाता है, वर्क करता है और उसे कहता है कि भाई साहब आप LH और FSH रिलीज करें।
यदि LH और FSH का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फिर से विक्रम हैप क्लासेस में जाना है। 12th की क्लास डेली चलती, मतलब अल्टरनेट डे में चलती है, वहां पर जाके आप LH और FSH का पूरा मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में समझ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान पे रखिए। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ये कभी कभी कुछ ना न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है पीयूष ग्रंथि को आदेश देने के लिए। ये बोलेगा पीयूष ग्रंथि को जो रिलीज करना है तो GnRH पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और पीयूष ग्रंथि ये दोनों रिलीज कर देती है। तो मुख्य काम यही है, हाइपोथैलेमस मतलब पिट्यूटरी को आदेश देता है। आदेश इन द सेंस हार्मोन भेजता है और बोले आप ये रिलीज करें, ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरीके से हम यहां पर बात करेंगे। अगले पार्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, ओके ओके, बोला भाई थर्व त्रिपाठी जी, बताया मैंने कि क्या काम है उसका। अगले सवाल की तरफ में चलते हैं। कॉपर मोचित IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD, IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, अंतः गर्भाशय युक्ति, यह भी प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है कि गतिशीलता क्या करता है, आयनों का क्या कार्य होता है। कॉपर क्या करता है, कई बार आपने सुना होगा, बहुत फेमस कॉन्ट्रासेप्टिव है, गर्भाशय निरोधक युक्ति है जिसका नाम है कॉपर T, कॉपर 7, LNG20, ये तीन नाम, सॉरी LNG20 कह रहा हूं, मल्टीटोड 375, ये तीन है, कॉपर T, कॉपर 7 और मल्टीटोड 375, ये तीनों कॉपर से बने होते हैं। अब ये मसला ये है कि ये कॉपर अंदर गर्भाशय के अंदर जाकर करता क्या है, ऐसा क्या करता है कि वो स्पर्म को मिलने नहीं देता है और उसे रोक सकता है। तो कैसे काम करेगा यहां पर, तो इसलिए ये शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम करता है। 2017 का सवाल है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो इसका आप लोगों को, अगर आपने आज ध्यान से नहीं सुना तो समझना इसका जो आपको खामियाजा है वो नीट के एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। युग्मक जनन को रोकते हैं, गर्भाशय में रोपण के लिए अपने उपयुक्त बनाते हैं, अंडोत्सर्ग को संदमित करते हैं। परफेक्ट आंसर इज ए। कॉपर स्पर्म की गतिशीलता को कम कर देता है, गतिशीलता कम कर देगा तो उसकी निषेचन क्षमता भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से निषेचन अंडाशय तक, स्पर्म अंडाशय तक पहुंचेगा ही नहीं। और जैसे यदि वो नहीं पहुंचेगा तो कैसे होगी प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो हमारा काम हो गया, बस। आई बात समझ में? तो कुछ ऐसे कॉपर कार्य करता है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि कॉपर उसकी गतिशीलता को रोकता है और कैल्शियम उसकी गतिशीलता को बढ़ाता है। दोनों शब्द शुरू होते हैं सी से, Ca और Cu, बट Ca जो है वो बढ़ाता है और Cu उसकी गतिशीलता को कम करता है। ये परफेक्ट पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। नॉलेज टीवी हिंदी, बिल्कुल बच्चे, हम लोग उसको पढ़ाएंगे, बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, ओके ओके, समझ सुन लिया मैंने, ठीक है, समझ गया, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा प्लीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अब आगे क्वेश्चन नंबर छोड़ो जो भी है, 7 से हम पहुंच गए 8 नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ध्यान लगाओ यहां पर, क्वेश्चन कहां पे बनेगा। अब यहां पर बात करना है कि स्तनपायी, स्तनपायी कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब जो भी स्तनधारी जीव होते हैं उसमें एक सब्सटेंस बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। यदि आपको पता नहीं है तो आपको फिर से वहां पर चैनल पे जाके आप देखेंगे उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि पीत पिंडक जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। हिंदी की सबसे बड़ी समस्या है, कई बार उसमें पीत पिंडक लिख दे, कई बार कॉर्पस ल्यूटियम, इसलिए इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम इज अ इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश का शब्द है। तो इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम मुख्य कार्य निम्नलिखित में से किसको उत्पन्न करना होता है। कॉर्पस ल्यूटियम किस चीज को रिलीज करता है, कौन है वो हार्मोन, कौन है वो केमिकल जिसका जो कहां से आता है, कहां से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो ध्यान लगाओ, ये सवाल क्या पता 2022 के या 2021 के नीट में ये सवाल आ जाए और ऐसा ही कुछ पूछ दे। मैं इसको पढ़ाते समय मेरा एक ऐसा बिल्कुल भी विचार नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल नीट में आएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसे सवाल नीट में आते हैं। तो अगर पढ़ने का तरीका सोचे, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या सवाल पूछ सकता था, यही तो हर पॉइंट पढ़ाते समय मैं हमेशा कहता हूं कि इन चीजों को, जिन चीजों को याद रखने में कहता हूं ना, हालांकि मैं बहुत सारी चीजों को कह देता हूं, लेकिन जिन चीजों को मैं कह रहा हूं कि याद रखो, तो रखो भाई उसे, क्योंकि वो नीट में आता है, एक्सपीरियंस कह रहा है हमारा। यकीन मान लो बेटा, एक्सपीरियंस से दे रहा हूं आप लोगों को, मान लो, क्योंकि अगर एक बार असफल हो गए उसके बाद बोलोगे कि हाँ सर सब आप सही कह रहे थे, सही बोल रहे थे, तो फिर मेरा क्या फायदा, आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो क्या मतलब।
कुछ बच्चों का तो सिलेक्शन हो हमारे यहाँ से और वो बच्चे फोन करके कहें कि हाँ आपका सिलेक्शन हमारी वजह से थोड़ा बहुत हुआ है, सॉरी हमारा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है, तो फिर सुनने में अच्छा लगेगा। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, बस कोशिश आपको करनी है, मैं पूरा साथ आपका देने को तैयार हूं, बस आपको बैठना तो पड़ेगा। मेरे पास नाव है, मैं चलाने को तैयार हूं, बट आपको नाव में बैठना तो पड़ेगा ना दोस्त, तभी तो नदी के पार जाओगे ना। इसलिए अपनी तैयारियों को बराबर करो, बस जुड़ जाओ साथ में और बनाओ इन सवालों को। अगला सवाल, तो क्या रिलीज करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मानव कोरियोनिक, गोनेटोट्रोपिक हार्मोन, केवल रिलैक्सिन? परफेक्ट आंसर इज अ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज करता है। एस्ट्रोजन कहां से आता है? एस्ट्रोजन आता है फॉलिकुलर सेल्स, पुटकीय कोशिका से। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिक HCG हार्मोन कहां से आता है? प्लासेंटा से आता है, सभी जानते हैं। रिलैक्सिन कहां से आता है? यह भी प्लासेंटा से आता है। सबका अलग अलग ओरिजिन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते समय आप एक बात जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ अपने आंसर से मतलब ना रखें, उसके चारों ऑप्शन से मतलब रखें। अच्छा, इसका आंसर मान लो प्रोजेस्टेरॉन हो गया, बनाते समय ये जरूर ध्यान पे रखें कि मान लीजिए इसका आंसर प्रोजेस्टेरॉन हो गया तो बाकियों का आंसर क्या होगा, तो ये कहां से आ रहे हैं, ये सवाल ऐसा बनाते समय अपने जहन में जरूर लाएं। सिर्फ ऐसा आंसर हो गया टिक हो गया चलो इसका बी और खत्म करो, ऐसा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाते समय आप उसके कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखें। क्या पता इस बार ये पूछा है कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन रिलीज होता है, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोजेस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है, क्वेश्चन पलट दिया जाए तो यही तो होता है और क्या हो रहा है। हो सकता है ये पूछ दिया जाए एस्ट्रोजन कहां से रिलीज होता है, हो सकता है ये पूछ दिया रिलैक्सिन और गोनेटोट्रोपिक हार्मोन कहां से आता है, तो यही तो सवाल बनते हैं। अरे मेरी बात समझ में ना, तो इसलिए उसके चारों ऑप्शन को घोल के पी जाने का काम आपको करना है। यदि आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए ये एनसीईआरटी के मात्र 100-150 क्वेश्चन जो होते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको ताकत देंगे, यही आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, यही ताकत देंगे कि ठीक है भाई हम इसको कुछ करने को तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि चारों ऑप्शन को रट्टा कैसे मारना है, उन्हें कैसे समझना है, घोल के कैसे पीना है, समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी 8, 9 जो भी, मानव नर में जनन और मूत्र प्रणाली की साझी अंतःवाहिका क्या है? मेल और फीमेल में एक ही जगह से वीर्य आता है और एक ही जगह से मूत्र भी रिलीज होता है, दोनों एक ही पाइप से बाहर आते हैं, जबकि फीमेल के पास ये 2 पाइप होती हैं, दो अलग अलग जो छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, जबकि मेल में ओरिजिन ऑफिस होता है, बट मेल में हमेशा एक ही रहता है। उसको नाम क्या है? मूत्रमार्ग कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, ये मूत्रमार्ग ही कहलाएगा उसका ऑप्शन, ठीक है। मूत्रवाहिनी और जो भी है उसको यूरेथ्रा ज्यादातर कहा जाता है, यूरेथ्रा मूत्रवाहिनी, ओके। बहुत सिंपल सी बात है, शायद हिंदी में कहेंगे तो शायद मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा कहते हैं उसको, है ना। हिंदी में देख लीजिएगा क्या कहते हैं। APMT 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिएगा मतलब यूरेथ्रा किसे कहते हैं, मूत्रवाहिनी को क्या, ये शायद यूरेटर होगा, है ना, ये यूरेटर होगा मूत्रमार्ग। तो यूरेथ्रा जिसे मैं कह रहा हूं वो ऑप्शन है, देख लीजिएगा पहला ऑप्शन ए है या बी है, आप इसे सेट करेंगे। मेरे हिसाब से भी ए ही होना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी में कभी कभार मैं भूल जाता हूं कि इसका इंग्लिश हिंदी क्या है ऐसा करके, तो इसलिए थोड़ा सा उसे मैच कर सकते हैं। अगला सवाल बहुत जरूरी, ध्यान से सुनो। यहां पर ट्यूबेक्टोमी बंधकरण की एक विधि है जिसमें क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एक ऐसी विधि है जिसमें ट्यूब को कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। सर्ज का मतलब ऑपरेशन करके बंद कर दिया जाता है, सामान्य भाषा में इसे नसबंदी कहा जाता है। और ट्यूबेक्टोमी हमेशा फीमेल में होती है, मादाओं में होती। कारण यह है कि फीमेल के पास जो ट्यूब पाई जाती है उसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। और उस फैलोपियन ट्यूब को काट के बांधना, टोमी मीन्स उसे बांध देना, कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी वाला पार्ट बंधकरण की एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है? डिंब वाहिनी नली, डिंब वाहिनी नली मतलब अंडाशय वाहिनी की नली का छोटा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। हो सकता है अंडाशय को निकाला जाएगा, बिल्कुल नहीं। वास डिफरेंस का छोटा भाग नहीं, वास डिफरेंस तो मेल में होता है, अंडाशय भी नहीं। गर्भाशय शल्य क्रिया द्वारा, ये भी बिल्कुल नहीं। परफेक्ट आंसर इज ए, जहां पर डिंब वाहिनी मींस फैलोपियन ट्यूब मतलब अंडवाहिनी, थोड़ा से भाग को काट के और उसे बांध दिया जाता है। तो इस हिसाब से यहां पर सबसे आंसर जो बनेगा यहां पर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा ये ऑप्शन? बोलो भाई, यहां पर ए ऑप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको क्या लगता है? आंसर बन रहा है आप लोगों से? कुछ कॉन्सेप्ट हिल रहा है दिमाग में? कुछ लगा है पढ़ने लायक?
ठीक है, ये चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए? पढ़ना चाहिए ही चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे? तो या तो दो तरीके हैं, आप YouTube में इसके टॉपिक का कुछ आने का इंतजार करें, और या तो फिर आप इसका पेड कोर्स ले सकते हैं और आप उस तरीके से भी इसे पढ़ सकते हैं। सो बच्चे अभी सीरियस हो जाओ भाई, कुछ भी नहीं हो, हमारे यहाँ फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत की सबसे कम फीस पूरे ऑल सब्जेक्ट की जो फीस है हमारे यहाँ है, वो मिनिमम इतनी फीस ही है जो आप लोगों को बस मतलब हमारे इंटरनेट का खर्चा, लाइट का खर्चा छोटा मोटा निकल जाए, बस। आप लोगों से कोई पैसे नहीं चाहिए हम, ठीक है। लेकिन फिर भी बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, विक्रम हैब क्लासेस एंड प्राइम हैब क्लासेस में। आपको बस जुड़े रहना है। यदि और बेहतर स्टडी आप चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप यहां पर फिर पेड कोर्स की तरफ आ सकते हैं। नहीं तो YouTube में क्लासेस मिलेंगी, हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि आपको मुफ्त में भी चीजें मिले, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 थैंक यू त्रिपाठी आरजू, हम जो टॉपिक चैप्टर नंबर 1 की बात करें उसे भी कोर्स कंप्लीट, उसका भी क्वेश्चन लाऊंगा, चैप्टर नंबर 2 का भी लाऊंगा। अभी यहां पर ये कल टॉपिक चल रहा था तो इसलिए हमने इसको कर दिया। तो रैंडमली हम इस टॉपिक को बात करेंगे, फिर 2 चैप्टर का या 3 चैप्टर का मिला के बंच बना के क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 5 चैप्टर का, ऐसा टेस्ट चलता रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जिससे आप लोगों को थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी आप लोगों के कवर होते रहें, ये हमारा मेन काम रहेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसे सॉल्व करिए, फिर आगे बात करेंगे। एक सामान्य गर्भवती स्त्री में गोनेडोट्रोपिन की सही सक्रियता का वर्णन करने के लिए विकल्प का चयन करिए। गोनेडोट्रोपिन जो है वो सही मात्रा में क्या हो सकता है? एफएसएच और एलएच के उच्च स्तर पर एंडोमेट्रियम के स्थूलन का उद्दीपन, क्या ये हो सकता है? एफएसएच और एलएच के उच्च स्तर द्वारा भ्रूण के अंतरोपण को सुविधाजनक बनाना, ये हो सकता है। एचसीजी का उच्च स्तर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संश्लेषण को उद्दीपित करता है, ये सही बात है। एचसीजी का उच्च स्तर एंडोमेट्रियम के स्थूलन को उद्दीपित करता है। स्थूलन मतलब बने रहना शायद में भी, इसका थोड़ा सा हिंदी हौच पौच है, बहुत ज्यादा हिंदी लिख दिया है, देखते हैं इसके पार्ट को, ठीक है। और अभी थोड़ा सा हमारा समय भी खत्म हो गया है, 5 बजे से दूसरी क्लास भी हमारी, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके क्वेश्चन का भी आंसर उसमें मैं हिंदी स्थूलन का मतलब क्या होता है हम उसके साथ देख के फिर बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास सभा यहीं पर समाप्त हुई बच्चे। उम्मीद है आप लोगों को ये 8-10 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ बात की जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक मेरे साथ बात करने के लिए। डेली 4:20 पे आप जरूर आए। ये 10 क्वेश्चन आपकी जिंदगी के सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी में, ये मैं पक्का वादा कहता हूं। अगर आप इन्हें ध्यान से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।